अस्सलाम वालेकुम। आज हम बजटिंग के एक और टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। प्रीवियसली मैंने आप लोगों को एक और टॉपिक करवाया हुआ था फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का। ये उसी से ही रिलेटेड है, बस एक दो चीज़ें थोड़ी ज़्यादा हैं उस टॉपिक से हट के, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे ये करवा देता हूँ। प्लस इसका एक न्यूमेरिकल भी है तो वो भी मैं आप लोगों को करवा दूंगा, तो आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। चलें देखते हैं वर्किंग कैपिटल बेसिकली होता क्या है। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कंपनी जिसके ज़रिए से अपने शॉर्ट टर्म एसेट्स और लायबिलिटीज़ को मैनेज करती है। ठीक है, अब ये शॉर्ट टर्म एसेट्स और लायबिलिटीज़ को ही क्यों मैनेज करती है? बेसिकली आप लोगों को ये पता होगा, शॉर्ट टर्म एसेट्स और लायबिलिटीज़ मैं प्रीवियसली भी आप लोगों को करवा चुका हूँ कि ये क्या होते हैं। शॉर्ट टर्म एसेट्स से आपके मुराद ये होते हैं कि आपके पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ होती क्या हैं। एसेट्स का मतलब ये होता है जो आप चीज़ ओन करते हो, और लायबिलिटीज़ का मतलब ये होता है वो चीज़ें जो आप किसी और को ओ करते हो। ठीक है, यानी कि आपको किसी और को पैसे देने हैं। फॉर एग्जांपल आपने किसी से लोन या कुछ लिया हुआ है। और शॉर्ट टर्म से मुराद ये होता है कि आपके एसेट्स से मुराद क्या होता है, वो आपके एसेट्स जो एक साल के अंदर अंदर कैश में आपके कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे आपकी सिक्योरिटीज़ हो गई, आपने बैंक में पैसा रखा हुआ है, आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, आपके अकाउंट रिसीवेबल्स हो गए, इन्वेंट्री हो गई, ये सारी आपकी विद इन 1 ईयर आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, तो इसको हम करंट एसेट्स कहते हैं। और करंट लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? वो लायबिलिटीज़, वो ऑब्लिगेशंस जो आपको एक साल के अंदर अंदर पूरी करनी है। जैसे किसी से आपने लोन लिया हुआ है तो एक साल के अंदर अंदर वो लोन आपको देना है, या आपका अकाउंट्स पेएबल आपके हो गए, तो ये सारे आपके करंट लायबिलिटीज़ हो गए। ये इन दोनों चीज़ों को कंसिडर करता है। उसका रीज़न क्या है? दो वजह से। एक तो ये कि आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ सुकून से आपकी हो जाए, और दूसरा आपकी जितनी भी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस हो गई वो आप पूरी कर सको। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ क्यों लिया हुआ है? क्योंकि ये दोनों जो हैं वो आपके पास जो इमीडिएट कैश है उससे रिलेटेड आपको बताते हैं कि आपका इमीडिएट बेसिस पे आपके पास आपको कहाँ से कैश मिलना है और कहाँ आपने कैश पे करना है। क्योंकि आपके पास कैश होगा तभी आप डे टू डे एक्टिविटीज़ आप कर सकेंगे, और आपकी जो भी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस हो गई, जैसे आपने यूटिलिटी बिल्स पेमेंट करनी है, आपने एम्प्लॉयर्स को, आपने अपनी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरीज देना है, सप्लायर्स को पैसे देने हैं, तो ये सारी चीज़ें आप तब कर सकते हैं जब आपके पास पैसा होगा। और ये किस तरीके से आपका पता चलता है? जब आप अपने शॉर्ट टर्म एसेट्स और लायबिलिटीज़ को प्रॉपर तरीके से आप मैनेज करते हो। ठीक है, इसको आप कहते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। और हम जब शॉर्ट टर्म एसेट्स और लायबिलिटीज़ को आपस में माइनस करते हैं तो ये हमारा कहलाता है नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल भी कहलाता है और इसको हम नेट वर्किंग कैपिटल भी कह सकते हैं। ठीक है, करंट एसेट्स हमारे जो भी हो गए, ठीक है, उसमें से हम माइनस कर देंगे हमारी करंट लायबिलिटीज़, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे पास करंट एसेट्स कितने ज़्यादा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास बैंक में 1 लाख पड़े हुए हैं। ठीक है, करंट एसेट्स, और कोई करंट एसेट नहीं है मेरे पास, और मुझे जो है वो तकरीबन 50,000 मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी यूटिलिटी की पेमेंट करनी है, 20,000 मुझे किसी को देने हैं जिससे मैंने लोन लिया हुआ है। तो मैं इन दोनों का जब डिफरेंस निकालूंगा तो मैं ये बता सकता हूँ कि हाँ, मेरे पास जो है वो मज़ीद, मेरे पास इतनी पेमेंट है, इतनी करंट एसेट्स हैं कि मैं पेमेंट्स आराम से कर सकता हूँ, और उसके बाद भी मेरे पास थोड़ा सा जो कैश बचेगा उससे मैं अपने डे टू डे ऑपरेशंस कर सकूँगा जहाँ मुझे कैश की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल से हम क्या निकाल रहे हैं? हम ये निकाल रहे हैं कि हमारे पास क्या इतना पैसा होगा कि हम अपने डे टू डे ऑपरेशंस कर सकें, और हम दूसरों की जो हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ वगैरह हैं वो हम पूरी कर सकें। और ये पूरा जो इस प्रोसेस को मैनेज करना होता है उसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, अब जैसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम लोग एक ले लेते हैं। जैसे एक क्लोथिंग स्टोर हम लोग चला रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे हम लोग 3-4 चीज़ें हम लोग कंसिडर करेंगे। सबसे पहले इन्वेंट्री। इन्वेंट्री हम क्यों कंसिडर करेंगे? इन्वेंट्री हम इसलिए कंसिडर करेंगे क्योंकि अगर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल इन्वेंट्री में ज़्यादा पैसे लगा दिए, ठीक है, तो हमें रिस्क होगा कि हमारा स्टॉक जो है वो अनसोल्ड रह सकता है। लेकिन अगर हमने बिल्कुल भी नहीं लगाया तो हम शॉर्ट पड़ जाएंगे। ठीक है, कस्टमर्स पे नाराज़ होंगे कि आपके पास तो कपड़े हैं ही नहीं। ठीक है, तो हमें प्रॉपर तरीके से हमें अपना
ये जो करंट एसेट्स है और करंट लाइबिलिटीज़ हैं इनको प्रॉपर तरीके से मैनेज करके हमें ये डिसाइड करना होता है कि हम कितना पैसा जो है वो अपनी इन्वेंट्री में लगाएंगे। इसी तरह आपका अकाउंट पेएबल हो गया। अकाउंट पेएबल जो आपने अपने सप्लायर्स या जिनसे आपने उधारे पे चीज़ें ली हुई है उनको आपने पैसे देने हैं, तो उनका भी आप देखोगे कि आप उनको या तो ज़्यादा डिले भी नहीं करो, नहीं तो आपके सप्लायर्स आपसे नाराज़ होंगे, और आप इमीडिएटली भी उनको पैसे नहीं दोगे, नहीं तो आपके पास कैश की शॉर्टेज हो जाएगी। तो ये भी आपको मैनेज करना पड़ता है कि किस टाइम पे आपको सही लगता है कि आप अपने सप्लायर्स को पैसे दोगे। इसी तरह आपके अकाउंट रिसीवेबल्स हो गए, ठीक है। आपने क्रेडिट पे अपने कस्टमर्स को आप चीज़ें तो दे रहे हो, लेकिन आप ज़्यादा क्रेडिट नहीं दे सकते उनको। जैसे आपने 30 दिन का दिया है लेकिन आप 6 महीने का नहीं दे सकते, नहीं तो आपके पास कैश नहीं होगा, ठीक है। और आप बिल्कुल कम क्रेडिट भी नहीं दे सकते वरना आपके पास कस्टमर्स कम हो जाएंगे, क्योंकि कस्टमर्स की अक्सर डिमांड होती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट पीरियड मिले, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास फ्री कैश होना चाहिए। हमारे पास कैश के रिजर्व्स होंगे तभी तो हम जो इमीडिएट हमारी डे टू डे ऑपरेशंस हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई वेयर हाउस रेंट पे लिया हुआ है तो उसके रेंट की पेमेंट हो गई, यूटिलिटीज़ की पेमेंट हो गई, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज हो गई, और इस तरह की डे टू डे ऑपरेशंस में जहाँ जहाँ पैसे लगते हैं उसके लिए मेरे पास कैश मौजूद होना चाहिए। तो अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी बिज़नेस हम लोग चला रहे हैं तो कैपिटल मैनेजमेंट हमारा हर जगह यूज़ हो रहा है, चाहे हम वो इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं या किसी को क्रेडिट टर्म्स पे हम पैसे अपना प्रोडक्ट दे रहे हैं, उसकी क्रेडिट टर्म्स क्या रखनी चाहिए, अकाउंट पेबल्स हमारे किस तरीके से होने चाहिए, किस टाइम पे हमें अपने सप्लायर्स को पैसे देने चाहिए, हमारे पास फ्री कैश कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपकी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कहलाती है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल का मैंने कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाले चैप्टर में आपको बता दिया था कि बेसिकली मैंने वहाँ पे बताया था कि आपके करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देते हैं तो ये आपका वर्किंग कैपिटल बन जाता है। लेकिन यहाँ हमने देखा कि वर्किंग कैपिटल जो है वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आपके पास पैसा मौजूद होना चाहिए ताकि आप जो हो वो इमीडिएट पेमेंट्स कर सकें और अपने बिजनेस को सही तरीके से चला सकें, ठीक है। अब इस पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। बस ये छोटा सा टॉपिक है, टॉपिक बड़ा नहीं है, लेकिन इसको कराने की वजह ये है कि आपके जो है वो कॉन्सेप्ट्स थोड़े से मज़ीद क्लियर हों, प्लस न्यूमेरिकल करने से आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो, ठीक है। अब न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल हमारा क्या है, ZZZZ वर्स कंपनी currently has total assets of 3.2 million, of which current assets comprise of 0.2 million. सेल्स आपकी कितनी है, सेल्स आर 10 million annually and the before tax net profit margin the firm currently has no interest bearing debt is 12%. अब आप यहाँ देख रहे हैं इसका क्या मुराद है, यहाँ पे आपको उन्होंने बता दिया है कि यहाँ पे आपका EBIT है, अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्स। मैंने EBIT क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे वो आपसे कह रहा है कि इंटरेस्ट नहीं है तो, और यहाँ पे आपसे कह रहा है कि टैक्स नहीं है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्स, ठीक है। नेट इनकम क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि इन दोनों से पहले है। नेट इनकम में हमारा टैक्स भी इंक्लूड होता है और इंटरेस्ट भी होता है, और यहाँ पे उसने क्लियर कर दिया है कि इन दोनों से पहले हमें देखना है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12% क्या है, EBIT हो गया, ठीक है। आप जब भी सवाल को पढ़ें तो उसको समझने की कोशिश किया करें कि आपको डेटा क्या दिया हुआ है, ठीक है। Given renewed fears of potential cash insolvency and overly strict credit policy and imminent stockouts, the company is considering higher levels of current assets as a buffer against adversity. Specifically, levels of 0.5 million and 0.8 million are being considered instead of 0.2 million presently held. मतलब इसका क्या हुआ, वो करंट एसेट्स एहतियातन ज़्यादा रखने चाह रहे हैं, ठीक है। पहले वो उनके करंट एसेट्स कितने थे, 0.2 मिलियन के थे, अब वो बढ़ा के क्या कह रहे हैं, दो पॉलिसीज़ वो कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। एक पॉलिसी में वो कह रहे हैं कि 0.5 मिलियन हम कंसिडर करेंगे 0.2 की जगह, और एक में हम 0.2 की जगह 0.8 कंसिडर करेंगे, ठीक है। एनी एडिशंस टू द करंट एसेट्स वुड बी फाइनेंस विद न्यू इक्विटी कैपिटल, ठीक है, यानी कि इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा क्योंकि इक्विटी से, सही है। डिटरमाइन द टोटल एसेट टर्नओवर बिफोर टैक्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जब टैक्स का ही बिफोर टैक्स लिख दिया तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, टैक्स का फिर कॉन्सेप्ट हमारा नहीं आएगा।
एंड बिफोर टैक्स, यहाँ भी इन्होंने यही बोला है, बिफोर टैक्स नेट प्रॉफिट मार्जिन अंडर द 3 ऑल्टरनेट लेवल्स ऑफ करंट एसेट्स। ठीक है, इसको हम करके देख लेते हैं। हमारे पास एक हो गई एग्जिस्टिंग पॉलिसी, एक हमारे पास हो गई पॉलिसी 1, मैं अपनी तरफ से नाम दे रहा हूँ, और एक हो गई पॉलिसी 2। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या यहाँ पे दिया हुआ है, टोटल एसेट्स जो हमारे पास हैं उसने क्या बोला है, 3.2 मिलियन है। ठीक है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है स्टार्ट में ही कि 3.2 मिलियन हमारे पास टोटल एसेट्स हैं, जिसमें से ऑफ विच करंट एसेट्स कंप्राइज ऑफ 0.2 मिलियन। ठीक है, इसमें से हमारे पास जो करंट एसेट्स हैं वो कितने हो गए, 0.2 मिलियन। तो मैं ये कह सकता हूँ कि फिक्स एसेट मेरे पास कितने होंगे, इज इक्वल्स टू 3.2 मिलियन में से 0.2 मिलियन निकालूंगा तो ये फिक्स एसेट हो जाएंगे। आपको पिछले वाले चैप्टर से याद होगा, जो मैं वही स्टेटमेंट एनालिसिस वाले चैप्टर की बात कर रहा हूँ, उसमें हम लोगों ने ये सब किया हुआ है, फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू टोटल एसेट्स। ठीक है, वही चीज़ हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, सेल्स हमारी क्या है, सेल्स उसने कहा है सेल्स हमारी 10 मिलियन की है, यहाँ पे हमारे पास ये मेंशन है। ठीक है, 10 मिलियन की हमारे पास सेल्स हो गई, और EBIT कितना है हमारे पास, 12% है। ठीक है, और EBIT हमारे पास 12% है, यानी कि इज इक्वल्स टू, ये जो वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 0.12 से, तो ये मेरे पास 1.2 आ गया, यानी कि जो सेल्स हुई है उसका 12% मेरे पास 1.2 आ गया, यही चीज़ उसने बताई हुई है। ठीक है, 12% है उसका। ठीक है, अब यहाँ पे उसने दो पॉलिसी हमें बताई हुई है, 0.5 और 0.8 हमें बढ़ाना है करंट एसेट्स। ठीक है, यानी कि इसके अंदर हमने 0.5 कर दिया और दूसरे वाले के अंदर हमने 0.8 कर दिया। ठीक है, फिक्स एसेट हमारा सेम ही रहेगा, तो ये हमारे पास कितना हो गया, 0.5 प्लस 3 मैंने ऐड कर दिया तो ये 3.5 हो गया, और वही चीज़ मैंने यहाँ कर दी तो यहाँ हमारे पास 3.8 हो गया। सेल्स सेम ही रहेगी हमारी, और हमारे पास EBIT भी जो है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें उसने कुछ भी चेंज करने के लिए हमसे नहीं कहा हुआ। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, मैं यहाँ कॉलम्स लगा देता हूँ। ठीक है, बॉर्डर्स लगा देता हूँ। ठीक है, अब हम निकालते हैं, उसने हमें कहा है टोटल एसेट टर्नओवर निकालना है, हमें ROA निकालना है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालना है। अब आपने वो वाला अगर चैप्टर किया हुआ होगा तो आप लोगों को आपको जो फॉर्मूलेज हैं वो बहुत अच्छी तरीके से याद होंगे। ठीक है, टोटल एसेट टर्नओवर का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स ओवर टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू, सेल्स हमारे पास कितनी है 10 डिवाइडेड बाय टोटल एसेट 3.2 है, ये हमारे पास हो गए 3.152। ठीक है, और यही चीज़ मैं कॉपी करके दोनों जगह पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, दो डेसिमल डिजिट तक रख लेते हैं, सही है, वही चीज़ है। ठीक है, सेल्स हमारे पास सेम है, सिर्फ चेंज क्यों हो रही है, क्योंकि हमारे पास टोटल एसेट चेंज हो रहे हैं। ठीक है, अब रिटर्न ऑन एसेट्स हमारे पास क्या हो जाएगा, EBIT डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो है हम रिटर्न किस में लेते हैं, परसेंटेज में लेते हैं। ठीक है, और इसके दो वो रख लें हम लोग, दो डेसिमल डिजिट, तो ये हमारे पास रिटर्न ऑन एसेट आ गया। और नेट प्रॉफिट मार्जिन हमारे पास क्या होता है, EBIT या नेट इनकम डिवाइडेड बाय सेल्स, ये तीनों केसेस में हमारे पास सेम ही रहेगा। ठीक है, और इसको भी हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, सही है, तो हमारे पास ये पार्ट A कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं पार्ट B में उसने क्या कहा हुआ है। पार्ट B में उसने कहा है इफ द न्यू एडिशंस टू द करंट एसेट्स, ये जो एडिशंस हुई हैं वर फाइनेंस विद लॉन्ग टर्म डेप्ट एट 15% इंटरेस्ट। पिछले उसमें क्या बताया था उसने, पिछले उसमें आपकी थी इक्विटी से किया था, तो मैंने आपको बताया था ना कि इंटरेस्ट से तो कोई ताल्लुक नहीं होगा। यहाँ वो कह रहा है कि डेप्ट से किया हुआ इंटरेस्ट जो है वो 15% है। ठीक है, आपका क्या कह रहा है, व्हाट वुड बी द बिफोर टैक्स
इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ द टू न्यू पॉलिसीज। ठीक है, इंटरेस्ट अब वो कह रहा है इन दोनों केसेस में क्या लगेगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारे पास जो डेप्ट है इस पॉलिसी में हमारे पास कितना था, माइनस करके देख लेते हैं इन दोनों में फ़र्क कितना है। ठीक है, एडिशनल कितना हुआ 0.3 का हुआ, और इसमें भी देख लेते हैं 3.8 माइनस 3.2, 3.2 से मैं माइनस कर रहा हूँ क्योंकि बेस हमारी वो है। ठीक है, 3.5 से नहीं करूँगा मैं। तो ये हमारी एडिशनल हो गई, इसमें 0.3 मिलियन की एडिशनल रिक्वायरमेंट हुई है और इसके अंदर जो है वो 0.6 मिलियन की एडिशनल रिक्वायरमेंट है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है आपको। टोटल एसेट्स में से मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि एडिशनल हमारी इन्वेस्टमेंट इतनी हुई है। ठीक है, अब इस पे इंटरेस्ट देखते हैं। इंटरेस्ट वो कह रहा है 15%, तो इसका मैं 0.15 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हमारे पास दोनों आ गए इंटरेस्ट रेट। ठीक है, इतना रिक्वायरमेंट है। अब चलें मैं इसको, ये सब कुछ जो है, जो सब सारी चीज़ें हैं वो इन मिलियंस में है। ठीक है, सही है। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, इसको उस वैल्यू में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो मैं 1 मिलियन से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया 45,000 और ये हमारे पास हो गया 90,000। ठीक है, तो ये हमारी एडिशनल इन्वेस्टमेंट है, एडिशनल हमारी कॉस्ट है। ठीक है, ये पार्ट बी का आंसर हो गया। सही है, और यहाँ पे हमारा ये वाला चैप्टर ख़त्म हो गया। बिल्कुल आसान चैप्टर था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। ठीक है, हमने बेसिकली समझा कि कैपिटल मैनेजमेंट होती क्या है, ठीक है, क्यों यूज़ करते हैं, ताकि डे टू डे ऑपरेशंस हम आसानी से निभा सकें। ठीक है, यहाँ पे देखें इस न्यूमेरिकल में भी वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग करंट इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है। ठीक है, करंट इन्वेस्टमेंट हमेशा ज़्यादा इसलिए करते हैं ताकि आपकी इमीडिएट्स जो पेमेंट है या इमीडिएट जो आपको ज़रूरतें हैं वो आपकी सुकून से पूरी हो सकें। अगर हर चीज़ आपने फिक्स इन्वेस्टमेंट में लगा दी, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई प्लांट लगा रहे हो और आपने जितना आपका पैसा था अपने प्लांट में लगा दिया, तो आपको जो इमीडिएट डे टू डे ऑपरेशंस के लिए आपके पास पैसे नहीं बचेंगे। कब रॉ मटेरियल्स मिलना है, रॉ मटेरियल्स सस्ता हुआ तो आप फ़ौरन कोशिश करते हैं कि जब रॉ मटेरियल्स आपका सस्ता होता है, बिजनेसमैन यही कोशिश करते हैं रॉ मटेरियल जैसे सस्ता हुआ हम ख़रीद लें। लेकिन जब आपके पास पैसे ही आपके प्लांट में फंसे हुए हुए हैं, तो कई सालों के बाद जब आपके पास उसका कैश बैक वापस आएगा तो ही आप उससे फिर मज़ीद रॉ मटेरियल ख़रीद सकते हैं। अभी आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए कहते हैं आपके पास कैश होना चाहिए। तो ये चैप्टर इसी के बारे में था। मैं एक्सेल पे इसलिए करवा रहा हूँ कि प्रीवियसली आपने मेरे लेक्चर्स देखे हुए होंगे कि पास पेपर्स वगैरह जितने भी हैं वो मैंने सब आपको बोर्ड पे करवा के दिखाए थे। लेकिन बेसिकली एक्सेल पे करवाने की वजह ये है कि आप लोगों को ये भी समझ में आ जाए कि एक्सेल पे कैसे करते हैं, आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाए और इससे आप तेज़ी से कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग ये भी कर सकते हैं कि आप मैनुअली भी कैलकुलेशन कर सकते हैं और एक्सेल से आप रिजल्ट्स मैच भी कर सकें। आपको पता चलेगा कि आपकी कैलकुलेशंस आप किस हद तक सही कर रहे हैं। ठीक है, मेरी एक्सेल पे करवाने की वजह ये है। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस भी तेज़ी से होती रहेगी और आपको एक एडिशनल वो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलें यहाँ पे इस टॉपिक को एंड करते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम अगले टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।